लेट अस रिवाइज जो लास्ट क्लास में हमने किया था। हमने लास्ट क्लास में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, और हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के ना दो तरीके, जैसे याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करने के दो तरीके, तो ऐसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करने के भी दो तरीके हैं। जल्दी से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तरीका जो है, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और दूसरा तरीका जो है दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। कोई कहता है ये नाम से कैसे हमें याद रहेगा? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट नाम से ही आपको याद रहेगा कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो नियर पॉइंट पे बन रही है। कितना दूर होता है नियर पॉइंट आई से? 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल एडजस्टमेंट में याद रखिएगा कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो इंफिनिटी पे बन रही है। सिंपल माइक्रोस्कोप जब मैंने पढ़ाया था उसको यूज करने के भी दो तरीके थे, याद करना, अपनी कॉपी में देखना, उसका वीडियो एक्सेस भी आपको मिलेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल एक लेंस थी, दो तरीके से उसको यूज कर सकते थे, या तो नियर पॉइंट पे इमेज बनती थी या इंफिनिटी पे। ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करने के भी दो तरीके थे। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल करते हैं दोनों पे, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो दीज आर द टू लेंसेज, जिस साइड से देखते हैं वो वाली लेंस कहलाती है आई पीस, इसकी फोकल लेंथ एफ ई। जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? अच्छा, अब इस लेंस के दो फोकस होंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट। ध्यान से देखो, हर लेंस के दो फोकस होते हैं, वन ऑन द राइट हैंड साइड, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही इस लेंस के भी दो फोकस होंगे, एक राइट में होगा और एक लेफ्ट। तो ये वाले जो दो हैं ये इस लेंस के हैं, और ये वाले जो दो हैं ये इस लेंस के। ऑब्जेक्ट जो है फोकस से थोड़ा सा पीछे रखा, स्लाइटली पीछे फ्रॉम द फोकस। एक रे जो पैरेलल लेके जाते हैं वो फोकस से पास करती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी चली जाती है। यहां पे इन्होंने इमेज बनाई। चलो कोई बच्चा बताए क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज। और ये दूसरे लेंस के लिए किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट। कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट? दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सर एफ और ओ के बीच। हाँ, और उस लेंस के ओ और एफ के बीच में, यानी इमेज पीछे ही बनेगी। ये रेज आगे मीट नहीं करेंगी, आप इनको थोड़ा सा पीछे ले जाके यहाँ कहीं मीट करा दीजिए। दिस इज द फाइनल इमेज। हम मान के चलते हैं जो फाइनल इमेज बन रही है ये नियर पॉइंट पे बन रही है, यानी ये कितना डिस्टेंस है? 25। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तभी तो इसको नियर पॉइंट नाम दे रहे हैं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, बिकॉज we are assuming that the final image is at the near point। और इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, हमने डिराइव करा था L by minus F naught into 1 plus D by F। कई बार आप देखेंगे वो माइनस साइन नहीं लगाएगा, नहीं भी लगा रहा है, पर आपको पता होना चाहिए कि फाइनल आंसर विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन हैज टू बी नेगेटिव। बहुत जगह वो नेगेटिव लिखा नहीं जाता फॉर्मूले, तो ये बात आप अलग से, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो आप अलग से ये जरूर लिख देना कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड हो। तो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हल्का सा फर्क होता है, बस हल्का सा फर्क क्या होगा देख लेते हैं। ये लेंस, इसके दो फोकस, और ये दूसरी लेंस और ये इसके फोकस, ठीक है ना? ये दोनों इसके फोकस हैं, वो दोनों उसके फोकस हैं। ऑब्जेक्ट पिछली बार की तरह यहीं रखा है। अब लॉजिक में फर्क देखना, इस बार जो इमेज बनेगी, इस बार जो इमेज बन रही है वो
इस लेंस के एग्जैक्टली फोकस पर ही बन रही है। देखो पिछली बार ये जो बनी थी ये एफ और ओ के बीच में बनी, देखो ध्यान से देखो, इट वॉज बिटवीन एफ एंड ओ। एफ और ओ के बीच में जब भी इमेज बनती है तो वो ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में आ जाता है तो वर्चुअल मैग्नीफाई हो जाता है। इस बार एफ और ओ के बीच में नहीं है वो, इस बार वो एफ पे है। दोनों को साथ साथ आप देखेंगे तो फर्क समझ में आएगा। इस बार पहली लेंस ने जो इमेज बनाई थी एफ और ओ के बीच में बनाई, इस बार एफ पर ही बनती है। अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो ये रेज ना आगे मीट करेंगी ना पीछे मीट करेंगी, इमेज जो बनेगी इंफिनिटी पे बनेगी। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर आप दोनों साथ साथ बना लोगे ना और दोनों का फॉर्मूला साथ साथ लिख लोगे तो आपको याद करना भी आसान। ये देखिए सर, इसकी रे डायग्राम पूछी जाती है एग्जाम में? बिल्कुल पूछे जाते हैं, हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल ना दे, वो सिर्फ आपसे कई रे डायग्राम बना दे। अब मेरे को कितनी सी देर लगी, मैंने दोनों रे डायग्राम बना लिया, आई डिड नॉट यूज अ स्केल। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि स्केल की जरूरत ना पड़े, सीधी बने, कोई ऐसे तो है नहीं टेढ़े मेढ़े डायग्राम बन गए हैं बढ़िया लग रहे हैं, तो कोई स्केल मैंने यूज नहीं करा और मैं तो बोर्ड पे बनाए, तुम लोगों को तो कॉपी में बनाओगे आसान रहेगा। प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो और आपसे बन जाएंगे, फ्री हैंड ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये दोनों केसेस हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ बन रही है। अगर इन्फिनिटी में बन रही है तो ये फॉर्मूला, यहां बन रही है तो ये। अच्छा, अब एक चीज और देखो, हम मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा। तो कैसी लेंसेज प्रेफर करूं? जब मैं मार्केट जाऊं ऑब्जेक्टिव लेंस खरीदने, ये कॉन्वेक्स लेंस, मैं एक माइक्रोस्कोप बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लेंसेज खरीदने गया। अब जब मैं लेंसेज खरीदने गया तो वहां पे बहुत सारी लेंसेज मिल रही है कॉन्वेक्स लेंस। कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 50 है, किसी की 100 है। कैसी लेंस प्रेफर करूं? जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो या जिसकी फोकल लेंथ कम? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज शुड आई परचेज? अगर आपको मार्केट भेजूं मैं कि जाओ यार 2 कॉन्वेक्स लेंसेज खरीद के लाओ, फिर हम उनको जोड़कर माइक्रोस्कोप बनाएंगे। मार्केट में तुम्हें लेंस मिल रही है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, 5 है, 15 है, 50 है, ABCD 4 लेंसेज मिल रही है, कौन सी वाली प्रेफर करोगे बोलो? ए। बस 3 ही बच्चे हैं क्लास में, बाकी कोई नहीं है। सब बच्चे प्लीज अनम्यूट करिए, एक बार बताइए ABCD में से कौन सी वाली पसंद करो, बाकी लोग भी बोलो, सोचो और बताओ। मैं बाकी लोग ABCD कुछ तो बोलो। सर ए। क्या है ए क्यों प्रेफर कर रहे हो यार? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है उसके बीच में मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी उतना हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा और हम मैग्निफिकेशन ज्यादा ही चाहते हैं। तो आई शुड यूज लेंसेज विच हैव स्मॉल फोकल लेंथ। लिख लीजिए बात, यहाँ पे भी देख चाहिए रिजल्ट, देखो फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में आ रही है, तो लेंसेज की फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो माइक्रोस्कोप आपको उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन दे पाएगा। तो लिख लो कि for making a compound microscope we should use the convex lenses having short focal length। इनमें सबसे छोटी वाली फोकल लेंथ ये है, तो ये वाली हम लेंसेज प्रेफर करेंगे। सर, लेंस ए आप 2 खरीद लीजिए, एक को यहाँ लगा दीजिए, एक को यहाँ लगा दीजिए। तो सर अगर ऐसा ही केस हुआ तो सर फर्स्ट वाले केस में 50 सेंटीमीटर यूज करेंगे? सर आपने ऑप्शन दिया था 5, 10, 15 और 50, तो अगर फर्स्ट वाले में कर तो 50 सेंटीमीटर यूज करेंगे? ये वाला? यस सर। इसमें भी तो यार इनवर्स रिलेशन ही है, फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में ही तो आ रही है। नहीं सर, नेगेटिव भी है ना? नहीं नहीं, नेगेटिव तो इन्वर्टेड के लिए है, नेगेटिव तो चाहे मतलब हो, नेगेटिव का मतलब -10 का मतलब ये नहीं है कि वो मैग्निफिकेशन कम हो गया। मैं कहता हूँ मैग्निफिकेशन -10 आ गया,
तो ये मत सोचो कि मैग्निफिकेशन कम हो गया। माइनस का मतलब है उल्टा है, माइनस तो आएगा ही आएगा, इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी। हमें माइनस नहीं देखना, हमें वैल्यू देखनी। माइनस तो होगा ही होगा, फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगी होगी, वो तो यहाँ पे भी था, मैंने नहीं लगाया। माइनस नहीं देखना है, हमें वैल्यू देखनी है। -10, -20, -30, हमें वैल्यू पे देखना है। 10 है, 20 है, क्योंकि जितनी वैल्यू बड़ी होगी यानी इमेज उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वैल्यू। तो FO और FE स्मॉल, जिससे मैग्निफिकेशन ज्यादा आए। चलिए अब एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं नहीं बता रहा हूं आपको कि कौन सा केस है, क्या है। क्वेश्चन में देखो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अच्छा ये मिटा दिया क्या था यहाँ पे फॉर्मूला? M इज इक्वल टू सर L अपॉन F0 1 प्लस D अपॉन F। 1 plus D upon F। याद रखने में आसान है, 1 का ही फर्क है बाकी से। माइनस लगाओ ना लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फाइनल आंसर हमें पता है नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज। तो चलो क्वेश्चन लिखो। A compound microscope with tube length 30 centimeter has objective of 5 centimeter and eyepiece of 10 centimeter. Find magnification if image is at near point. तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। इसमें 1 नंबर वो ये भी कहेगा ड्रॉ रे डायग्राम। 1 नंबर रे डायग्राम ड्रॉ करने का होगा और 1 नंबर आपका न्यूमेरिकल का। तो करिए, चैट बॉक्स में मुझे आंसर भेजिए, सोचिए कौन सा रिजल्ट यूज होगा और कैलकुलेट करिए एंड सेंड मी द फाइनल आंसर। करो प्लीज, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अलग अलग आंसर आते हैं इसमें, जबकि सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, उसके बाद भी किसी का कोई आंसर, किसी का कोई आंसर। तुम लोग यार कैलकुलेशन भी सही से नहीं करते हो, सब दे रखा है। चलो गिवन डेटा ही लिख लेता हूँ। ट्यूब लेंथ कितनी है, एल कितना गिवन है, चलो गिवन डेटा ही बता दो मुझे। 30 30 सेंटीमीटर। FO सर 5। 5 सेंटीमीटर। FE सर 10 सेंटीमीटर। और D कितना होता है? सर 25 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट वाला केस है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है या नॉर्मल एडजस्टमेंट है? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट। क्या है, नियर पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है ना, नियर पॉइंट पे बन रहा है। तो वैल्यू डालनी है बस यार, वो भी सही से नहीं कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज यहाँ डालनी। करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा। L/FO यानी 30/5, 30/5 ब्रैकेट में 1 प्लस D/FE 25/10, 25/10।
ये होगा। कैलकुलेशन सिखाएं क्या? फाइनल आंसर में नेगेटिव लगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -21। इसका यूनिट लगा दीजिए x या लगा दीजिए टाइम। मैग्निफिकेशन इज -21 टाइम्स। माइनस बोलते नहीं है, इंप्लाइड होता है, आप अलग से लिख दीजिएगा। अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको पता है तो अलग से लिख दो इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, x इज द यूनिट, 21 टाइम्स बोल दो या 21x। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का, अगर 1 नंबर का रे डायग्राम और 1 मार्क आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हो सकता है डेरिवेशन ना पूछे आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाए, तो डेरिवेशन के साथ साथ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद रखिएगा। किसी को कोई डाउट? सर हम सिंस डी लेफ्ट साइड पे हम उसको नेगेटिव नहीं लेंगे? नेगेटिव ले चुके हैं फॉर्मूले में, डी को नेगेटिव हम ले चुके हैं। तुम देखो जब मैंने डेरिवेशन करी थी ये वाली, हम डी को नेगेटिव डाल चुके, माइनस डी ही पुट करा था। यहाँ पे 1 माइनस था, 1 माइनस बी बाई एफ था, मैंने माइनस डी ही डाला था। तो अब दोबारा नेगेटिव नहीं डालना। वो तो वरना गलत हो जाएगा, तो अब दोबारा नेगेटिव नहीं डालना। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में वो कह रहा होता, बदल देता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड मैग्निफिकेशन इफ द इमेज इज एट इंफिनिटी, तो क्या फर्क होता जरा बताओ जल्दी से। 1 नहीं करते वहां पे हम। 1 नहीं करते इस बार। फाइनल इमेज इंफिनिटी में बन रही है, यानी अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो जाता। तो अब ये वाला फॉर्मूला रहता, एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ। कितना आता है इस बार? हम्म 15 टाइम्स। 15x, 15 इस बार 15 टाइम। तो जस्ट बी केयरफुल कि कौन सा केस है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हो फिर तो बहुत आसान। रे डायग्राम याद कर लो, डेरिवेशंस याद कर लो, और न्यूमेरिकल में ध्यान रखो कि ये वाला लगाएंगे या ये वाला। पिछली क्लास में मैंने पूरा डिटेल में दोनों डिराइव कराए थे। तो इज इट क्लियर नाउ कि इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला केस यूज करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी पे बोल रहा है, यानी इट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला वैल्यू डाल दीजिए। सर सेकंड वाले केस में भी इन्वर्टेड इमेज ही होगा? हाँ देखो ना, रेस किधर जा रही है, नीचे जा रही है ना, ओके सर। तो इन्वर्टेड ही होगी। नीचे की तरफ ही तो जा रही है रेस, ये नीचे जा रही है, एक्सटेंड करने पे पीछे, तो इन्वर्टेड इमेज ही दिखेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ कंसर्न तो नहीं था इसमें? सब लोग कैलकुलेट खुद करो, ये नहीं कि यहां से कॉपी करो, खुद कैलकुलेट करो, देखो 15 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो फॉर्मूले याद करने हैं, और जब तक खुद एफर्ट नहीं करेंगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पेपर में आप कर सकते। चलो ठीक है, अगला हेडिंग बताओ क्या है, लास्ट टॉपिक क्या रह गया था? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। हाँ हेडिंग डालिए, चलिए सब लोग, टेलीस्कोप, और ब्रैकेट में लिखिए रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हमें दो पढ़ने हैं, दो टाइप के टेलीस्कोप पढ़ने हैं। पहला जो टेलीस्कोप है दैट इज रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या है, हम अलग से लिख लेते हैं, इट इज मेड ऑफ लेंसेज। रिफ्रैक्शन हो रहा होगा इसमें, रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी ये लेंसेज से बना है। अगेन दो केसेस होंगे, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। आप लोग चाहे कॉलम मत बना के करो, आप लोगों को पेज पे जगह कम पड़ेगी, आप लोग पूरे पेज पे पहले ये वाला करेंगे, फिर उसके बाद करना। और अगला होगा नॉर्मल एज। ठीक है, या दो पेजेस रख लो, लेफ्ट वाले पेज पे ये कर लो, राइट वाले पे ये कर लो, जिससे कि जब रिवाइज करो ना तो दोनों साथ साथ हो। कॉपी में इस तरीके से लिखोगे ना तो एंड में रिवाइज करना आप लोगों के लिए आसान। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट में दो केसेस होते। सिंपल माइक्रोस्कोप के दो थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो थे, और अब टेलीस्कोप में भी दो हैं।
आप लोग समझ गए हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट कब बोलते हैं? जब फाइनल इमेज At normal point. At now. एट, Near point. और नॉर्मल एडजस्टमेंट कब बोलते हैं? Sir, at infinity. Final image. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज बनती है इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें भी दो केसेस हैं, नियर पॉइंट पे बन रही है या इंफिनिटी पे बन रही है। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास दो लेंसेज हैं, पिछली बार की तरह वी हैव टू लेंसेज। जिस साइड से हम देखते हैं वो वाली लेंस कहलाती है आईपीस, इसकी फोकल लेंथ है एफई। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, उसकी फोकल लेंथ है एफओ। अब इस बार क्या होगा, एफओ जो होगा बहुत बड़ा, इसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी होगी। ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना, सब समझ में आए। टेलीस्कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेलीस्कोप बल्कि हमारे लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में क्यों डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के पेपर के लिए। ये ओ है, किस साइड होगा फोकस? दोनों साइड होगा, और फोकल लेंथ काफी बड़ी है, यानी फोकस इसका काफी दूर होगा। ये इसके फोकस है। देखिए इस वाली लेंस का एक फोकस ये है, एक फोकस। कोई कहता है इतना दूर क्यों बना दिया? इतना दूर इसलिए बना दिया क्योंकि इसकी फोकल लेंथ काफी बड़ी। ठीक है, और दूर भी कर सकते थे, बल्कि और काफी दूर कर, इसकी फोकल लेंथ काफी बड़ी। अच्छा, दूसरी वाली जो लेंस, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी छोटी है, एफओ इज नॉट हाई, इट इज लो, उतना बड़ा नहीं। तो इसका भी शो करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, राइट साइड में फोकस। और अब जरा ध्यान से देखना, इसका जो फोकस आएगा ना वो इस साइड आएगा, इसकी ये फोकल लेंथ है। यानी ऐसा अरेंजमेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव का फोकस है वो उसके फोकस से आगे चला। ये इस वाले का जो फोकस है वो उसके फोकस से आगे चला। दिस इज वेरी, ये छोटा नहीं है, अगर इसकी फोकल लेंथ छोटी रखते तो इसका फोकस यहीं पर होगा, अगर इसकी फोकल लेंथ छोटी है। पर इसकी फोकल लेंथ मैंने काफी बड़ी रखी है, इतनी बड़ी कि इसका फोकस दूसरी लेंस के फोकस से भी आगे चला। ठीक है ना? तो ये हमारा अरेंजमेंट है, पहले सुन लो, बनाने के लिए टाइम दे देना। दोनों लेंसेज हैं अलग अलग, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, और दोनों के मैंने फोकस शो करे हुए हैं। ये रेड कलर में आईपीस के फोकस हैं, इट हैज अ स्मॉल फोकल लेंथ, दोनों साइड बनाई है, और इसकी फोकल लेंथ थोड़ी बड़ी है, दोनों साइड। तो ये अरेंजमेंट है, और दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। चलो बताओ अब जरा, ऑब्जेक्ट, एक 2f भी शो कर देता हूं मैं, f है यहाँ पे 2f। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें? शुड आई प्लेस इट बिटवीन f एंड o, या f पे रखें, या f और 2f के बीच में रखें, या 2f पे, कहां पर रखें ऑब्जेक्ट? सर F और 2F के बीच। थोड़ा सा देखो, हर बार मैंने तुमसे क्या कहा यार, 2-4% दिमाग चलाओ बस, उतना तो चला लो, 2 या 4% चला लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम लोग उतना भी नहीं करते हो, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट रिक्वायर 2 या 4%। उतना सा दिमाग चलाओ और मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है। सर इन्फिनिटी। हाँ बस बताओ, सिंपल सी बात है। टेलीस्कोप है ना यार, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लिए ये थोड़ी ना कि हाँ चलो ये ऑब्जेक्ट देखना है, ये रखा, अब इसको टेलीस्कोप से देखा, या चलो थोड़ा दूर रख दिया यहाँ, अब इसको टेलीस्कोप से देखा, या ये नहीं कि यहाँ रख दिया चलो थोड़ा और दूर रख के टेलीस्कोप से देखा। टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? टेलीस्कोप आपके आसपास रखी चीजों को देखने के लिए यूज नहीं होता। टेलीस्कोप यूज होता है कोई चीज जब बहुत दूर है उसको देखने के लिए। आप मून को देखना चाहते हैं, आप प्लैनेट्स को देखना चाहते हैं, उसके लिए यूज होता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के केस में ये नहीं कि ऑब्जेक्ट f2f, उसकी तो बात ही नहीं है। फोकल लेंथ लेंसेज की कितनी होती है? 10-15 सेंटीमीटर।
तो ये थोड़ा ना कि मून 10-15 सेंटीमीटर पे है या 2F पे है, चलो 20-25 सेंटीमीटर पे है, नहीं, मून तो बहुत दूर है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। टेलीस्कोप सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था, टेलीस्कोप, टेली वर्ड, टेली यानी दूर, टेलीस्कोप। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मैं क्या करूं फिर, रेस कैसी बनाऊं, इनकमिंग रेस कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल। इनकमिंग रेज होंगी पैरेलल। जरा ध्यान से देखिएगा, इनकमिंग रेज होंगी पैरेलल, क्योंकि इंफिनिटी पे है। मान लो आप मून को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इनकमिंग रेज जो है वो पैरेलल। पैरेलल ऐसे मत बनाओ, ऊपर से बनाओ पैरेलल, ठीक है ना। तो इनकमिंग रेज जो है ये, दे आर पैरेलल। व्हाई पैरेलल? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इट इज वेरी फार अवे, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, रेज पैरेलल है, कहां पे बनेगी इमेज? फोकस। फोकस। याद करो ना वो 6 पॉइंट्स, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था, हमने वो केसेस नहीं कराए थे आपको, मैंने तब भी बोला था ये होमवर्क बहुत जरूरी है। हमने सारे केसेस करे थे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, बियॉन्ड 2F, एट 2F, बिटवीन F एंड 2F, एट F, बिटवीन F एंड O। तब मैंने कहा था अच्छी तरह समझ लो इसको। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो ये सारी रेज इमेज कहां पर बनाएंगी? फोकस पे। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस के या आईपीस के? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव को कॉल कर रही है ना, अभी तो आईपीस से कोई लेना देना ही नहीं। ये लेंस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे जाकर इमेज बनाएगी। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस, तो यहां पर आकर इन्होंने इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस। जल्दी नहीं है कोई, हम आराम से करेंगे। तो इन्होंने जो इमेज बनाई। अच्छा, अब ये काम खत्म हो गया हमारा, फाइनल आंसर आ गया। नो तो सर, सर फिर ये आगे इंटरमीडिएट कंटिन्यू इमेज होगी। है। हाँ, दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज, और ये दूसरी लेंस के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। के लिए ऑब्जेक्ट। अच्छा चलिए, अब इसकी बात कर, अब भूल जाइए पहले क्या हुआ, अभी इसको भूल गए थे। अभी सिर्फ हमने ये देखा था पैरेलल आई और फोकस पे इमेज बना, इसने फोकस पे इमेज। अब ये जो इमेज बन रही है, ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, तो अब छुपा लेते हैं पहले यहाँ क्या हो रहा है, इससे हमको फॉरगेट हो। अब इसका पार्ट देखिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन एफ एंड ओ। बिटवीन एफ एंड ओ। कोई कहता है अभी तो बोला था फोकस पे बन रही है इमेज, फोकस पे है या बिटवीन एफ एंड ओ है? बिटवीन एफ तो एंड ओ। बिटवीन एफ एंड ओ। और अभी तो कह रहे हैं फोकस। सर पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की थी ना। ऑब्जेक्टिव का फोकस। वो फोकस तो इस लेंस का था ना, इसके लिए इंफिनिटी से रेज आई थी, तो इसके फोकस पर इमेज बनी थी, ब्लैक वाले फोकस। और अब वो खत्म हो गया, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस लेंस के लिए तो वो फोकस नहीं है ना, वो फोकस नहीं है, ये तो एफ और ओ के बीच में, तो रेड वाले की बात कर रहे हैं हम। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और ओ के बीच में। क्या होता है जब एफ और ओ के बीच में होता है ऑब्जेक्ट? वर्चुअल इमेज सेम साइड ऑफ लेंस। हाँ, पीछे वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो एक रे ले जाइए सीधी फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, आगे मीट नहीं करेंगी, ले आइए पीछे, बिल्कुल पिछली बार भी यही करा था, और यहाँ लाके इनको मीट करा दीजिए। दिस इज द फाइनल इमेज। और मैं क्या मानूंगा कि फाइनल इमेज कहां पे बनी है? ये नियर पॉइंट। पॉइंट। यानी कितना डिस्टेंस दूर है ये फाइनल इमेज? 25 सेंटीमीटर। 25 से। तो ये हमारा रेड है। इस केस में मैग्निफिकेशन जो आता है, इट इज FO by FE into 1 plus FE by AD। डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप। बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है, पिछली बार की तरह। आप लोग चाहे तो अपने आप ट्राई कर लीजिएगा इसका डेरिवेशन।
तो रेज पैरेलल आई, फोकस पे इमेज बनी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, एफ और ओ के बीच में है, तो वर्चुअल पीछे मैग्नीफाई हो गई। दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द टेलीस्कोप। अगर आप मून को देख रहे हैं, यहाँ पे मून था, तो ये देखिए ये उसकी इमेज बनी हुई दिख रही है। इस केस में उतना ज्यादा, उतना बढ़िया हमें मैग्निफिकेशन मिलता नहीं है। या जो भी केस है आप बना लीजिए इसको। इसमें हमें फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, तो इसीलिए इसको हम नाम दे रहे हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। कोई डाउट है किसी को इसके रे डायग्राम में तो बताओ। ये वाला थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, कौन सा दो दो एफ है, कोई कहता है दो दो एफ कैसे, एक रेड वाला है वो इसका है और ब्लैक वाला फोकस इस लेंस का। आप लोगों को फिगर में कलर्स दिख रहे हैं क्या? रेड और ब्लैक अलग अलग मेक आउट कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes. यस सर। तो यू नीड नॉट मेक इट विद डिफरेंट कलर्स। आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आप कलर वलर बनाएं, आप अपना पेन से ही बना लीजिए सेम। देयर इज नो नीड टू मेक शो डिफरेंट कलर। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर जब आप बनाओगे वो अपने आप समझ जाएगा, अगर नीटली बना दोगे ना, तो इतना कोई कलर वलर का टाइम होगा नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको देखो ना, जब कोई चीज अपने आप ट्राई करोगे तो जरूर सीखो और आपको फिर वो याद भी रहेगी। तो अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपने आप ट्राई करो। क्या चीज, क्या अपने आप ट्राई करो? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला रे डायग्राम, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला रे डायग्राम आप अपने आप ट्राई कोशिश करिए। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा दोबारा बना लेंगे काट के, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आप चाहते हो कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने। अगर आप रे ऑप्टिक्स की क्लासेस अभी पिछली 2-3 क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते आए हो, स्पेशली आपने अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप अटेंड करा था और आप ये जानते हो कि फाइनल इमेज हमें चाहिए कि वो इंफिनिटी पे चली जाए, तो रे डायग्राम आप फॉर श्योर बना पाओगे। करो, कोशिश करो। बोर्ड पे से कॉपी करवा देना इज नॉट द एम। सेम लॉजिक, दो लेंसेज होंगी इस बार भी। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ एफ ई, ये डिस्टेंस ए। ध्यान देना इस बार क्या फर्क है, इस लेंस के दोनों फोकस होंगे, एक राइट में होगा और एक लेफ्ट में होगा। देखो एक एक करके समझते हैं, क्या ये बात समझ में आई? इसके दोनों फोकस Yes, sir. इस वाले के भी होंगे और अरेंजमेंट है कि इसके फोकस जो होंगे वो कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड। पिछली बार नहीं कर रहे थे, पिछली बार इसका फोकस अलग था और इस ब्लैक वाले का फोकस अंदर आता था। इस बार फोकस दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी इस ब्लैक वाली का राइट फोकस और रेड वाली का लेफ्ट फोकस पॉइंट सेम जगह पर है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में कोई कहता है क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। इसका फोकस जो है राइट साइड वाला, वो उसी पॉइंट पर है जहां उस लेंस का लेफ्ट वाला। ये चीज इस बार नहीं थी। इसका राइट फोकस देखो, पिछली बार फोकस इसके लेफ्ट फोकस से कोइंसाइड नहीं कर रहा था। इसका जो फोकस था वो उसके एफ और ओ के बीच में लाई कर रहा था, इस बार कोइंसाइड कर रहा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? Left beyond. इन्फिनिटी पे रखा है यार। मून को देख रहे हो, फोकस पे थोड़ी ना रखा है मून।
ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है, इनकमिंग रेज जो है वो पैरेलल है, ठीक है ना। देखिए अब कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पे। अब ये जो इमेज बनी इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज, और ये दूसरी वाली लेंस के लिए किसकी तरह एक्ट करेगी, object. Object. पिछली बार की तरह। अब जरा फर्क देखो, देखो साथ साथ बनाया तो तुम लोगों ने बेनिफिट क्या है, फर्क समझना आसान है। पिछली बार ये जो इमेज बनी थी ये उस वाली लेंस के, बोलो, F और O Between के F बीच and में. O. F और O के बीच इस बार वो इमेज उस लेंस के F पर. F के साथ F. साथ साथ बनाने का बेनिफिट समझिए। साथ साथ बनाते हैं तो आप फर्क समझ पाते हैं कि पिछली बार जो करा था इस बार उससे क्या अलग कर रहे हैं। अच्छा अब बताओ क्या होगा। अब ये इसके लिए तो फोकस पे ही आ गया, जो रे सीधा जाएगी फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, आगे मीट नहीं करेंगे। क्या करें इनको, पीछे एक्सटेंड करें, पर पीछे भी मीट नहीं करेंगे, तो इमेज कहां पर ही बनेगी, इंफिनिटी पे। तभी तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। इस केस में मैग्निफिकेशन डिराइव करते हैं, इस केस में डेरिवेशन करते हैं। ये वाला मैंने बोला था आप लोग खुद ट्राई करना, नहीं आएगा तो बाद में देखेंगे, दिस ट्राई ऑन योर ओन। ये वाला देखते हैं, बना लो जल्दी से, रे डायग्राम बनाओ। कोई डाउट है किसी को रे डायग्राम में तो पूछो। ध्यान से दोनों को साथ साथ बनाओगे ना तो कंपेयर करो कि फर्क क्यों है, क्यों इस केस में इमेज यही बन गई थी, इस केस में तो इंफिनिटी में बन रही है। क्योंकि जो पहली लेंस ने इमेज बनाई थी वो F और O के बीच में बनी थी, इस बार वो F पे बनी, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज थीटा आई बाय थीटा ओ। स्टार्ट करेंगे थीटा आई बाय थीटा। वी कैन नॉट यूज V बाई यू, एंगुलर वाला केस है ये, एंगल वाला केस। V बाई यू यूज नहीं कर सकते, आपका ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, इमेज भी इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी थोड़ी ना करें। मैंने आपको बताया था जब भी इंफिनिटी वाले केसेस होते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करी जाती है। थीटा आई बाय थीटा ओ, व्हाट इज थीटा आई? थीटा आई इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज रे। थीटा, ये इमेज बना रही है ना इमेज रेस का। व्हाट इज थीटा ओ? थीटा ओ इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। बना दो, थीटा आई इमेज रेज है, उनका एंगल है, थीटा ओ जो ऑब्जेक्ट रेज आ रही थी उनका एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा, ये थीटा आई था तो इसके पीछे वाला कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एंगल थे ये? वर्टिकल अपोजिट। Vertically opposite. ये वाला भी कितना ही होगा, Theta I. Theta I. ये वाला भी थीटा आई हो जाएगा, ठीक है ना। दिस वन विल बी थीटा आई, और ये थीटा ओ था, सेम इसके पीछे वाला ये वाला एंगल, ये वाला वर्टिकली, Theta O. ये थीटा ओ। अब जरा देखना, एंगल्स छोटे हैं तो मैं tan थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं। थीटा आई छोटा है तो थीटा आई को क्या लिख सकते हैं, tan tan थीटा आई, और थीटा ओ भी छोटा है तो उसको लिख Tan सकते theta O. हैं theta O। अब इस ट्राइंगल में से, इस छोटे ट्राइंगल में से tan थीटा आई निकाल सकते हैं। ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ना, इसकी हाइट को लेबल कर लो h, इसकी हाइट को h लेबल। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस Focal length. फोकल लेंथ। है इस लेंस की फोकल लेंथ। F naught. FO. ये पॉइंट उस लेंस का भी तो फोकस था, तो उस लेंस के सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाता है? F. Focal length is E. दिस विल बी FE, so this is FE।
देखिए ना, ये यही पॉइंट जो है, ये दोनों लेंसेज का फोकस है। ये इसका राइट वाला फोकस है और उसका लेफ्ट वाला। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस लेबल कर लो FO, और इस लेंस के लिए भी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस FE। करिए, अब सब लोग करिए, काफी हिंट दे दिया है मैंने आपको। tan थीटा आई आप यहां से निकालिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा ओ यहां से निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर मेरे को सेंड करो कि मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है। थोड़ा सा पिछली बार वाले से फर्क आएगा। सेंड करो प्लीज चैट बॉक्स में। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो। क्लास में अगर कोशिश करोगे ना, अगर चाहोगे कि हाँ हमें समझना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ में। Can somebody tell me tan theta I? H upon FE. H upon FE. FE. H upon FE। अच्छा, कोई और जना, कोई और जना जिसको अभी तक चांस नहीं मिला है। tan theta O, बोलो। H upon FO. H upon FO. theta O, और ये तो H upon FO, ये कट गया, मैग्निफिकेशन आ गया FO बाय। देखो पिछली बार से थोड़ा फर्क है। तो कब कौन सा रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है या नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो दो केसेस जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थे, सिंपल माइक्रोस्कोप के थे, ऐसे ही ये दो केसेस टेलीस्कोप के भी। ठीक है ना, साथ साथ बनाएंगे तो आपके लिए आसान हो। और बुक में भी देखो, मैंने इसको पूरा समराइज करा हुआ है। बुक में एक बार पेज खोलो, 257 खोलो, पेज 257, या चलो देख लो अभी, देखो पेज 257। यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप के दोनों केसेस साथ साथ बने हैं, नियर पॉइंट नॉर्मल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों केसेस साथ साथ बने हैं, नियर पॉइंट नॉर्मल। और टेलीस्कोप के दोनों केसेस साथ साथ बने हैं, नियर पॉइंट और नॉर्मल। तो क्या है, एक ही पेज पे आपके सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समराइज कर दिए गए हैं। क्या रे डायग्राम्स आपको याद करने हैं, सबके फॉर्मूले उसके नीचे लिखे हैं, जिससे कि आप एक बार में सारी चीजें, सारा केस एक बार में रिवाइज कर सकें। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराया था, उससे पिछली क्लास में सिंपल माइक्रोस्कोप कराया था, और आज हमने टेलीस्कोप के दोनों केसेस। ठीक है, tan थीटा आई बाय tan थीटा ओ, H बाय FE, H बाय FO। बताइए क्या डाउट है इसमें। और एक चीज और लिख सकते हो, एक फॉर्मूला इसमें और आ जाएगा। कैन यू टेल मी कि L की वैल्यू किसके F बराबर? naught plus FE. देखो, ये ट्यूब लेंथ है, ये डिस्टेंस FO था, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का FO, इसके लिए ये डिस्टेंस FE था। तो टोटल ट्यूब लेंथ कितनी हो गई? Sir, F naught plus FE. FO plus FE. FO प्लस। तो कई बार हो सकता है वो मैग्निफिकेशन ना पूछे, वो पूछ ले टोटल ट्यूब लेंथ कितनी। तो टोटल ट्यूब लेंथ इज FO प्लस। अच्छा चलो, वही क्वेश्चन ABCD, मार्केट भेज रहा हूं मैं आपको लेंस खरीदने के लिए। मैं कहता हूं चलो हम लोगों को एक टेलीस्कोप बनाना है, मार्केट जाओ 2 लेंसेज खरीद के लाओ। ठीक है ना, मार्केट जाइए 2 लेंसेज खरीद के लाइए। ए की मार्केट में आपको 3 लेंसेज मिलेंगे, ए जिसकी फोकल लेंथ 5 है, बी जिसकी 10 है, और सी जिसकी 20 सेंटीमीटर है। आप कौन कौन सी खरीदोगे? Sir, 20 वाली. थोड़ा सा 2-4% दिमाग यार।
कौन सी खरीदोगे? कोई और जना जो थोड़ा सा 2% दिमाग चलाए फिर बताए। आपको मैंने कहा 2 लेंसेज खरीद के लाओ, आप गए मार्केट में, दुकान वाला कहता है मेरे पास ए, बी और सी है, कौन सी देनी है बताओ, मैं दे दूंगा। कौन सी लोगे? सर FO के लिए C लेंगे और FE के लिए A लेंगे। हाँ देखिए, अब उसने दिमाग लगाया थोड़ा। आप लॉजिक देखो ना यार, मैग्निफिकेशन जो है FO बाय FE है। हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा मैग्नीफाई होगा वही तो हम चाह रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा? जब FO बड़ा होगा और FE छोटा होगा, क्योंकि FE के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या चाहते हैं? FO शुड बी हाई एंड FE शुड बी लो। न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, जिससे कि मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा है। तो FO में कौन सी लेंस लगाओगे? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लेंस सी ली, तो यानी आप मार्केट से ए और सी खरीद के लाए। फिर सी को, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसको ऑब्जेक्टिव की जगह लगा, और ए को क्योंकि फोकल लेंथ कम है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, तो ए को यहां लगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा फर्क, उसमें दोनों चीजें डिनोमिनेटर में आती थी, तो दोनों ही छोटे चाहिए। इस बार FO हमें बड़ा चाहिए, तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी इसको आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसको आप आईपीस। लिख लीजिए एक बार, ये सब छोटी छोटी चीजें, इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाए। टेलीस्कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा जरा बताओ, मैंने ए और सी को यूज करके टेलीस्कोप बना तो दिया, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट टेलीस्कोप? जल्दी से बताओ। 4 times. 4 times। सी है, ऑब्जेक्टिव में लगा है, फोकल लेंथ 20 है, आईपीस में ये लगा है 5, 20/5, 4 टाइम्स। ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, इमेज भी इंफिनिटी पे। कोई कहता है फिर फर्क क्या पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, इमेज भी इंफिनिटी पे है, फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको मैग्निफिकेशन मिल रहा है। आपको ये नहीं है कि अगर आप इससे मून को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि मून पास दिखेगा, ये नहीं आपको ऐसा लगेगा कि मून पास आ, ये नहीं, दूरबीन नहीं है, ये बाइनोकुलर नहीं है। देखिए क्या है, ये टेलीस्कोप है। ऐसा नहीं है कि दूर की चीज आपको पास दिखाई देगी, आपको मून देखने पे उतना ही दिखाई देगा जितना दूर वो है। ऐसा नहीं लगेगा इसमें से देखने के कि मून पास, पर मून में आपको 4 टाइम्स एंगुलर मैग्निफिकेशन बड़ा लगेगा, पर ये नहीं है कि पास लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि पास। दूरबीन से देखते हैं, दूरबीन से देखने पे चीज लगती है पास, वो नहीं है, ये दूरबीन नहीं है। हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो FO शुड बी हाई, ये वाली लेंस, एंड FE शुड बी स्मॉल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो ये तो जो भी लेंसेज आपको A, B, C, D जितनी भी दी हो, जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा हो उसको ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे, जिसकी सबसे कम होगी उसको आईपीस। इज इट क्लियर? कोई डाउट है रे डायग्राम में किसी में? नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट चीज और। अच्छा मैं ये बता रहा था, टेलीस्कोप हमारे लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वी कैन से दिस इज टेलीस्कोप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। केस स्टडी में भी कुछ क्वेश्चन दे सकता है वो। क्यों इस साल ऐसा क्या है कि टेलीस्कोप थोड़ा खास इंपॉर्टेंट चीज हो गई है? जेम्स वेब टेलीस्कोप का लॉन्च। थोड़ा सा और बताओ यार अपने साथियों को, क्या है? एक आध लाइन बताओ ना, क्या बोल रहे हो? सही, बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो, बता दो बस। सर जेम्स वेब टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है जो नासा ने लॉन्च किया है रिसेंटली। अच्छा, लॉन्च किया है का क्या मतलब है? उन्होंने स्पेस में भेजा था कि वो पिक्चर्स ले सके यूनिवर्स की। कहाँ पे भेजा है? टेलीस्कोप तो हम ये नहीं क्या हम उससे देखते हैं। अब देखिए वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। आप लोगों को ये नहीं कि सिर्फ आप लोग अपना बुक से पढ़ रहे हो, रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो
वर्ल्ड में साइंस टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में क्या हो रहा है उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो न्यूज व्यूज देखते हो ना, अच्छी न्यूज देखा करो, साइंस या फिजिक्स इन सब चीजों में क्या लेटेस्ट हैपनिंग है, क्या हो रहा है, वो वाली न्यूज देखा करो। तो अब दूसरा एक टेलीस्कोप हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी बताता हूं इस बारे में, पहले आप हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये बना है मिरर्स। ये वाला बढ़िया टेलीस्कोप होता है, अभी जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले वो इतना अच्छा नहीं था, आजकल यूज नहीं होता, ये वाला यूज होता है, ये बढ़िया है। तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसा कि उसने बताया, रिसेंटली लास्ट मंथ दिसंबर में 25 दिसंबर को, तो telescope has been launched called as the James Webb Telescope by NASA. नासा में किसी जने का नाम पे है ये, जेम्स वेब, कोई पुराना एम्प्लॉई नासा, जेम्स वेब उनके नाम पर है ये। दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मिरर्स से बना हुआ है। और कोई कहते इसको भेज कहाँ दिया, लॉन्च कहाँ कर दिया नासा ने, फिर अब हम देखेंगे कैसे। अब आप लोग सोचते हैं टेलीस्कोप तो ये होता है, टेलीस्कोप से आदमी देखता है, ऐसे है ना, टेलीस्कोप लगाते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, ऐसा लॉजिक ज्यादा बढ़िया नहीं होता। पुराने जमाने में होता था कि लोग ऐसे टेलीस्कोप से देखते थे, पर टेलीस्कोप अगर अर्थ पे है तो उसका व्यू उतना बढ़िया नहीं होता। अगर आप अर्थ पे हो तो प्रॉब्लम क्या है, एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम। एक तो आसपास लाइटें बहुत होंगी, आपके घर में लाइट जल रही है, कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो वो बिल्कुल अच्छा व्यू नहीं मिलेगा आपको स्टार्स का। स्टार्स वार्स कहीं देखने हैं तो बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए ना, जिससे कि स्टार्स क्लियरली दिखाई दे। पर अर्थ पे दिक्कत क्या है, हर जगह इतनी लाइटें हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की लाइटें, स्ट्रीट लाइट, और उसके बाद भी सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं अर्थ के, वहां पे देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं जो बीच में आ जाएंगे। न्यूमरस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं अर्थ के चारों तरफ, और एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, तो उन सब की वजह से इंटरफेरेंस हो जाता है, तो वी डू नॉट गेट अ गुड व्यू ऑफ द स्पेस। तो इसलिए अर्थ के थ्रू ज्यादा हम बहुत बढ़िया चीज अचीव नहीं कर सकते। तो टेलीस्कोप जो है वो अर्थ से इतना अच्छा नहीं हम वर्कआउट कर सकते, तो उसको एटमॉस्फेयर के बाहर भेजा जाता है, दूर भेजा जाता है, कि अर्थ के से आप दूर चले जाओ, जिससे कि आपको परफेक्टली डार्क एटमॉस्फेयर मिले जहां से आप देख सकते। अब कोई टेलीस्कोप यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा कि जी एरोप्लेन जा रहे हैं उसकी लाइट, या स्ट्रीट लाइट, या बिल्डिंग की लाइट, तो यहाँ से देखेंगे तो हमें बढ़िया पूरा यूनिवर्स दिखाई देगा उस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी क्या था, बिफोर दिस डज समबडी नो, इससे पहले अभी आजकल कौन सा टेलीस्कोप यूज हो रहा था? हबल स्पेस टेलीस्कोप। There is a telescope launched by NASA long time back called as the Hubble telescope. I think 1990s में कभी लॉन्च हुआ था। तो ये भी ऑर्बिट में है, दिस इज इन ऑर्बिट, ये भी अपना मिरर वाला ही है, ये अपना सैटेलाइट की तरह घूम रहा है अर्थ के ऑर्बिट, बट इट इज नॉट वेरी फार अवे, ज्यादा ऊपर नहीं है ये अर्थ से, मतलब कुछ इसमें कई बार एक दो बार प्रॉब्लम हो गई थी तो एस्ट्रोनॉट जाके उसको ठीक भी करके आ चुके हैं, बट दिस इज नाउ वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, इतने साल पुराना हो गया। तो नासा वाज वर्किंग ऑन दिस न्यू टेलीस्कोप फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स। तो दिस इज हाई टेक बढ़िया वाला टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा, इसका साइज भी काफी बड़ा है, मतलब आप मानो ट्री के जितना बड़ा इसमें मिरर यूज होता है, तो काफी बड़ा है। तो इसको और भी दूर भेजा जा रहा है सो दैट अर्थ के उससे बिल्कुल काफी दूर चला जाए, ये अर्थ का कोई इंटरफेरेंस ना हो। दिस विल बी मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, मिलियन किलोमीटर अवे, वहां से फिर ये ऑर्बिट करेगा, तो अर्थ से इतना दूर होगा तो अर्थ की लाइट, अर्थ के सैटेलाइट्स और जो भी चीजें हैं अर्थ के आसपास, उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा, फिर ये डीप स्पेस में दूर तक देख सकेगा। तो दिस इज वन इवेंट विच टुक प्लेस लास्ट मंथ, तो टेलीस्कोप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है ना। आप लोगों के साथ आई विल शेयर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है।
ग्रुप पे शेयर करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इसकी, इसका हमें सिर्फ डायग्राम पता होना चाहिए, इसमें अपने को कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें एक पैराबोलिक मिरर है, दिस इज अ पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर। फिर यहाँ पर इसके सेंटर पे देयर इज अ सेकेंडरी मिरर, और यहां पर इसका आई पीस, दिस इज द आई पीस। ये इसमें कोई लेंसेज नहीं है, मिरर से बना है। इसका जो प्राइमरी है वो, सॉरी, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो लेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव इसमें मिरर है। लाइट फॉल करेगी क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो रेज पैरेलल आएंगी, इस पर टकरा के रिफ्लेक्ट करेंगी, यहां जाएंगी और फिर यहां से इधर चली जाएंगी, यहां से देखा जा सकता है। कोई आदमी नहीं बैठा होगा ऑब्वियसली, वहां इतना दूर कोई आदमी नहीं बैठा होगा, कंप्यूटर होगा जो इन इमेजेस को कैप्चर करके फिर वो डेटा अर्थ पे सेंड करेगा, क्योंकि टेलीस्कोप तो बहुत दूर चला गया, तो वहां से कंप्यूटर है, सब कुछ वो वर्क करेगा, इमेजेस कैप्चर करके फिर वो अर्थ पे भेजेगा, अर्थ से इसको रिमोट कंट्रोल करा जाएगा। तो दिस इज, आप देखिएगा इमेज बिल्कुल यही सेम चीज है। एक बहुत बड़ा सा मिरर है उसमें, जेम्स वेब टेलीस्कोप में, एक ट्री के जितना, बहुत आप मानिए अराउंड 6 मीटर का है ये इसका अपर्चर। ये जो मिरर है इसका अपर्चर 6 मीटर है, 6 या उससे भी थोड़ा ज्यादा ही है। तो 6 मीटर आप ये मान लो एक घर के बराबर हो गया, 2 स्टोरी का 2 फ्लोर का एक घर है, उसके बराबर ये उतना बड़ा है, 2 फ्लोर के घर के जितना बड़ा। ग्राउंड फ्लोर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर जितना बड़ा हो जाएगा वो उतना बड़ा ये एक मिरर है। जितना बड़ा मिरर होगा ना वो उतना ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा। हम दूर की चीजें देखना चाह रहे हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमारा एम क्या है, हम मून को नहीं देखना चाहते। मून पे तो लैंडर जा चुके हैं, अभी रिसेंटली चाइना ने एक लैंड कराया है मून पे, वो लैंडर जा चुके हैं, एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, वो देख चुके हैं, उनमें कुछ वहां देखने के लिए उनके पास नहीं। या हमें प्लैनेट नहीं देखने इससे, मार्स पे भी लैंडर जा चुका है, वो वहां ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जुपिटर सैटर्न वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है ना, स्पेसक्राफ्ट गए थे, वो इमेजेस लेकर आ चुके हैं। तो हम इससे देखना चाहते हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो हमें इसका जो मिरर है वो इतना बड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि हम उतना दूर का देखना चाहते हैं, तो उतनी ज्यादा लाइट हमें कैप्चर करनी है दूर से आने वाली। तो सोलर सिस्टम के बाहर बाकी जो कोई प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर हैं, देयर आर एक्सोप्लैनेट्स, जो दूसरे स्टार्स हैं उनके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं। अब हमें तो सिर्फ स्टार्स दिखते हैं, कितने सारे नाइट में हमें स्टार्स दिखते हैं, पर उन स्टार्स के चारों तरफ भी तो प्लैनेट्स होंगे। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे स्टार्स के चारों तरफ भी होंगे। अब वो नहीं दिखते हैं, वो हबल से भी नहीं दिखते, या फिर वो हमें नॉर्मल टेलीस्कोप से भी तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख सकते। तो एम इसका क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप का, टू लुक फॉर प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स आल्सो आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो उसके लिए हमारा व्यू काफी बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इसका मिरर का जो अपर्चर है ये, दिस इज वेरी लार्ज, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकें। This thing is called as the aperture. This is very large. कोई कहता है पर इतना बड़ा है, आप कह रहे हो ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग या पेड़ के जितना बड़ा है, ट्री के जितना, तो इसको भेजा कैसे, इसको कैसे हमने लॉन्च, कैसे इतना बड़ी चीज कैसे लॉन्च कर दी होगी। कोई घर है, घर के जितना डबल स्टोरी घर है, तो इतना बड़ा हमने कैसे लॉन्च कर दिया होगा यार, इस पे रॉकेट में कैसे इतना बड़ा घर के जितना बड़ा मिरर कैसे चला जाएगा। किसी ने देखा था जेम्स वेब का लॉन्च, पता है सर आपको? बहुत कॉम्पैक्टली फिट किया गया था उसको, वो स्पेस में जाके खुलेगा। हाँ, ये फोल्डेबल है, ये यहाँ पे ना सेगमेंट्स में फोल्डेबल है। तो अगर अर्थ पे भी है हमारे पास कई सारे टेलीस्कोप्स, अर्थ पे भी हैं, वो बहुत बड़े, इससे भी बड़े बड़े रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स अर्थ पे भी हैं, पर उनसे ज्यादा फायदा नहीं होता। अर्थ से हमें इंटरफेरेंस बहुत रहता है, सैटेलाइट्स का इंटरफेरेंस है, कई बार कोई सिग्नल मिलता है। अर्थ पे जो ऐसे टेलीस्कोप्स हैं उन्होंने कई बार ऐसे सिग्नल पकड़ लिए, अब समझ में नहीं आता वो किसी सैटेलाइट से तो नहीं आए हैं, या किसी एरोप्लेन का ही सिग्नल तो नहीं आ गया,
तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको भेज रहे हैं अर्थ से दूर। वहां जाके देखो, वहां कोई सिग्नल मिलेगा तो पता लगेगा कि हाँ ये बाहर से। तो इसलिए इसमें मिरर्स जो है फोल्डेबल है, ये फोल्ड हो जाता है इधर, ये फोल्ड हो जाता है, ये इधर, ये इधर। इसको पैक करके भेज दिया रॉकेट में, जब ये एटमॉस्फेयर के बाहर गया वहां जाके ये खुल जाता है। तो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही लास्ट वीक ये खुला है, इसके सारे विंग्स पूरा मिरर्स खुल गए हैं। नाउ इट इज इन फुल साइज। तो ये पहुंचने वाला है अपने डेस्टिनेशन पे और थोड़े टाइम में ये पहुंच जाएगा। इट इज ऑन द वे। वहां पहुंच के फिर ये ऑर्बिट करेगा। इट विल बी इन ऑर्बिट लाइक अ सैटेलाइट, इट विल बी इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ, और फिर वहां से ये इमेजेस लेगा। तो देखते हैं जब जाएगा, जब पहुंचेगा, क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। इट विल लुक एट प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो क्या डेटा गैदर करता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज द टेलीस्कोप। अब इसमें कोई पूछता है पर इसमें मिरर्स क्यों यूज हो रहे हैं, जो अभी पहले हमने पढ़ा वो वाला क्यों नहीं? तो कुछ फायदे होंगे मिरर्स वाले। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, जरा वो जल्दी से लिख लेते हैं। एडवांटेजेस, पहला, इट इज लाइट वेट एंड इजी टू यूज। अब जरा ये सोचो कि अगर तुम लेंसेज यूज कर रहे होते, इतनी बड़ी लेंस, 2 फ्लोर के जितनी बड़ी लेंस होती ग्लास की, और वो बीच में से मोटी होती चली जाती, कॉन्वेक्स लेंस होगी ना। ये तो है नहीं कि वो ऐसे होगी, बिल्कुल मोटी भी होगी, बीच में कॉन्वेक्स बनना है, जब सरफेस की गोलाई आनी है तो वो गोल होके मोटी भी होगी। अब अगर ये 2 फ्लोर के जितनी होती तो बीच में से कितनी मोटी होती, तो कितना हैवी हो जाता, फिर रॉकेट में इसको भेज पाना ही पॉसिबल नहीं है। अब अपना ये इतना बड़ा मिरर है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग का, पर ये मिरर बहुत हल्का है। 2 लोग मिलके इसको अकेले मिरर को उठा लें, इट इज नॉट वेरी, अराउंड 100 किलो के आसपास का है। तो लेंस होती तो वो बहुत बल्की हो जाती, बहुत मुश्किल होता उसको हैंडल कर पाना। तो इसका एडवांटेज है ये। और दूसरा एडवांटेज ये है, द प्रॉब्लम ऑफ, लिखो, द प्रॉब्लम ऑफ spherical aberration. The problem of spherical aberration is reduced by using parabolic mirror. By using parabolic mirror. लिखो, समझाते हैं। एक प्रॉब्लम है spherical aberration की, उसको कम कर दिया गया है। अब अगर आप सोच रहे हो कि पैराबोलिक मिरर ही क्यों यूज करा, हमने तो कॉन्वेक्स कॉनकेव क्यों नहीं करा, तो एक प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल एबरेशन। लेंसेज में भी होती है और मिरर में भी होती है। क्या होती है ये प्रॉब्लम, बना लीजिए। अब लेंसेज पे अगर आप पैरेलल लाइट डालेंगे, जरा बताना जल्दी से, जल्दी जल्दी खत्म कर। पैरेलल लाइट डालेंगे तो ये कहाँ जानी चाहिए? सर फोकस पे। ये तो चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, ये भी। पर जो किनारे वाली रेज होंगी ना, जो किनारे में जा रही है, वहां लेंस बहुत पतली है, ये नहीं जा पाएगी, इनमें दिक्कत आ जाती है, ये आगे निकल जाती है, फिर मिक्सअप हो जाता है। क्या बोलते हैं, किसी को याद है 10th में आपने पढ़ा होगा, जो रेज किनारे पे आती थी उनको कुछ नाम देते थे, दे वर कॉल्ड एज मार्जिनल रेज। लेंस में एक प्रॉब्लम होती है कि जो किनारे पे रेज आती है, मार्जिनल रेज, वो सही से फोकस पे मीट नहीं करती। बीच वाली सही है, बीच वाली कर ले, किनारे वाली थोड़ी दिक्कत कर। ये प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए हमने पैराबोलिक मिरर यूज करना है। पैराबोलिक मिरर में ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है, कम हो जाती है स्फेरिकल एबरेशन। तो लेंसेज में आप इसको कम नहीं कर सकते, आप पैराबोलिक शेप की लेंस बना नहीं सकते। तो मिरर्स में इस डिफेक्ट को कम करा जा सकता है बाय यूजिंग द पैराबोलिक शेप। तो पैराबोलिक मिरर हम इसीलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सके। लिख लो, स्फेरिकल एबरेशन एक प्रॉब्लम है जहां किनारे वाली रेज सही से फोकस पर मीट नहीं करती, वो प्रॉब्लम कहलाती है स्फेरिकल एबरेशन। और इसको पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक शेप बनाने से कम करा जा सकता है। ये बहुत जरूरी है, हमें रेज परफेक्टली फोकस करनी है। अभी इस जो टेलीस्कोप है इसी में यही चीज हो रही है। अभी ये पहुंचा नहीं है, पर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ये अपने मिरर्स को अलाइन कर रहा है। ये मिरर्स के जो विंग्स थे अलग अलग, इनको पूरा सही एंगल पे अलाइन कर रहा है, जिससे कि सारी रेज एक जगह फोकस करी जाए।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लेंसेज के साथ पॉसिबल ही नहीं था। आप लेंस में कुछ भी कर लो, आपकी किनारे वाली रेज बाहर निकल जाती, इसीलिए लेंसेज वाला इतना बढ़िया नहीं होता। और आखिरी एक और फायदा है, इट हैज नो क्रोमैटिक एबिरेशन। इट हैज नो क्रोमैटिक एबिरेशन। एक प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी, कॉल्ड एज क्रोमैटिक एबिरेशन, वो इसमें होती ही नहीं। कोई कहता है पर ये है क्या प्रॉब्लम? क्रोमैटिक एबिरेशन आखिर होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमैटिक एबिरेशन? क्रोमैटिक एबिरेशन एक प्रॉब्लम है। आपको मैंने बताया था, अगर लेंस पे आप ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइट डालो, याद करो अभी थोड़े दिन पहले हम इसकी बात कर रहे थे, याद आया कुछ? Yes. Yes, sir. क्या याद आया ये बताओ? सर अलग अलग फोकस बनते हैं दोनों पे। लेंथ फोकस अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला से बताया था 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और कॉची फॉर्मूला से मैंने बताया था म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। रेड और ब्लू के लिए वेवलेंथ अलग होते हैं। तो म्यू Different की होगी. वैल्यू Different होगी. म्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो फोकल लेंथ भी Different हो जाएगा. Different होगा. यानी अगर बात करें ब्लू की, तो ब्लू की फोकल लेंथ, ब्लू की वेवलेंथ कम है तो म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम, फोकस जल्दी आ गया। रेड के लिए वेवलेंथ बड़ी है, म्यू छोटा है, म्यू छोटा है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई। 2-3 क्लास में जाके देखोगे पीछे तो आपको मिलेगा, मैंने बताया था एक लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग कलर्स के लिए बदल जाती है। तो अब यहाँ पे अगर लेंसेज यूज हो रही होती तो प्रॉब्लम आ जाती। आप किसी चीज को व्यू कर रहे हो, वो रेड कलर का स्टार है, स्टार्स रेड के भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। तो हमारा टेलीस्कोप में तो अगर लेंसेज होती तो फोकल लेंथ ही बदल जाती है, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मिरर्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। मिरर्स में आप लिख लो, फोकल लेंथ कलर के साथ बदलती नहीं है, लेंसेज में बदल जाती है पर मिरर में नहीं बदलती। तो मिरर में देयर इज नो क्रोमैटिक एबिरेशन, मिरर्स में क्रोमैटिक एबिरेशन नहीं होता है। तो बढ़िया मिरर है ये, मतलब बढ़िया टेलीस्कोप बनाए क्योंकि मिरर से बना। लेंसेज होती तो प्रॉब्लम आ जाती। लेंसेज में क्या होता, रेड लाइट आ रही है या ब्लू लाइट आ रही है, अलग हो जाती फोकल, पर मिरर में नहीं होता। मिरर में आप लिख लीजिए नो क्रोमैटिक एबिरेशन। फोकल लेंथ मिरर्स में, मिरर के लिए फोकल लेंथ डज नॉट चेंज विद कलर, लेंस में वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना? तो ये 3 हमारे एडवांटेज। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और उसके एडवांटेजेस। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, तो थोड़ा सा नेट पे इसके बारे में भी पढ़िएगा, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज की बुक में जो सिलेबस में वो पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो भी पढ़िए, और ये एडवांटेजेस याद करिए। बताओ कोई डाउट?